जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपको यहाँ पर जो टॉपिक दिख रहा है उसका नाम है विराम चिन्ह। विराम विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है कि थोड़ा सा रुकना। और चिन्ह जो होते हैं वो आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक चिन्ह होता है। जैसे मात्राओं के चिन्ह होते हैं वैसे ही विराम का ही चिन्ह होता है। मात्राओं के चिन्ह आप जानते हैं कि अ से लेकर ओ तक जो स्वर की मात्राएं होती हैं वो चिन्ह कहलाती है ना। उसी तरीके से यहाँ पर विराम के भी चिन्ह होते हैं, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो विराम का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। तो आपको क्या देखना है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। इसी चीज़ को हम वाक्यों के द्वारा भी पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रोको मत जाने दो। रोको रोको मत जाने दो, है ना। तो यह दोनों ही वाक्यों में वही 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन विराम चिन्ह का स्थान बदल देने से वाक्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। पहले वाक्य में रोकने को मना किया जा रहा है और दूसरे वाक्य में रोकने के लिए कहा जा रहा है ना। दो तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे रोको मत जाने दो, यानी कि इसको मत रोको जाने दो। और यहाँ पर क्या है? रोको मत जाने दो, यानी कि रोक लो, और मत जाने दो यानी कि जाने नहीं दो। तो ये दोनों ही अर्थ विपरीत है, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत ही अर्थ बता रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है कि हमें सेंटेंस में जो चिन्ह लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ये जो आपको रोको मत के बाद लिखा हुआ चिन्ह है और ये जाने दो के बाद जो चिन्ह है, इन दोनों को हमें किस तरीके से देखना है? आपको देखना है जैसे कि आप इनको किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये जो है आपका ये वाला चिन्ह, ये ये कोमा है और एक यहाँ पर है, एक ये विराम है। तो इनको हमें कैसे देखना है? इनकी पहचान क्या है कि हम इनको किन नामों से पुकारते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे। भाषा के सही प्रयोग में हम अपनी बात कहते समय बीच बीच में रुकते हैं, फिर वाक्य बोलते हैं। समय जहाँ जितना आवश्यक हो उतना नहीं रुका जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसी विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उनके बीच में जब रुका जाता है और फिर आगे कोई बात कही जाती है। जैसे बात करते समय हमें बीच बीच में रुकना भी पड़ता है, कभी थोड़ा कभी अधिक। इसी भांति लिखते समय भी हमें कुछ जगहों पर ठहरना पड़ता है या रुकना पड़ता है, यानी कि विराम देना पड़ता है। विराम माने रुकना। तो विराम की ओर संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला कौन सा है इसमें? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखते पढ़ते समय पूरी तरह रुकने के लिए अर्थात वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। लिखते पढ़ते समय पूरी तरह रुकने के लिए, है ना। तो आप क्या बता रहे? वाक्य पूरा होने पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम खाना खा लो, तो लो शब्द यानी कि तुम खाना खा लो, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है? पूर्ण विराम लगा दिया। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। जो सेंटेंस में हमें बिना रुके ही कोई बात कहनी है तो उस बात को पूरा होने के बाद हमें विराम लगाना होता है, तो वो पूर्ण विराम कहलाता है। और पूर्ण विराम का प्रयोग हर एक सेंटेंस के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है? अल्प माने होता है थोड़ा। अल्प का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा। जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहाँ
अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे 1 2 3 4। देखो यहाँ जो अल्प विराम का चिन्ह है वो कोमा कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड इसका क्या है? कोमा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 इनके बीच में जो चिन्ह लग रहा है वो अल्प विराम का है ना। और ऐसे ही मैंने केले सेब आम और अंगूर खरीदे। मैंने केले सेब आम और अंगूर खरीदे। फिर देखिए माँ बोली तुम वापस जल्दी आना। तो यहाँ पर एक कोमा लग गया है, यानी कि अल्प विराम लगा हुआ है और अंत में देखिए पूर्ण विराम भी यूज हो रहा है। और ये जो ऊपर 2 कोमे लग रहे हैं तो ये वाक्य स्टार्ट करने पर होते हैं। जो कोई सेंटेंस कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो उसके लिए होते हैं, ये आपको आगे बताएंगे। आगे है हाँ मैं अभी आया हूँ। तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, यानी कि रुक कर कोई बोल रहा है तो उस बात के लिए हमें कोमा ये शब्द का यूज करना पड़ता है। आगे देखते हैं। नंबर 3 है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न जिसमें कि क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है, इसको आप क्वेश्चन मार्क्स भी बोलते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ शब्द अगर लगा है तो उसके बाद इसी तरीके से प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है। कोई बात प्रश्न करने में जब हम यूज करते हैं कोई वाक्य का प्रयोग, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यहाँ पर भी क्या है? क्या शब्द लग रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क्स यानी कि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए जैसे कि उत्तर क्या है। उत्तर क्या है, तो यहाँ पर भी आप क्या बताएंगे? उत्तर के पीछे क्वेश्चन मार्क्स चिन्ह लग जाएगा। और जब आप आंसर दे रहे हैं तो उत्तर एक दिशा है, इस तरीके से हम फिर पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। अब देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये स्टार्ट होता है जब जो वाक्य कोई बात सेंटेंस कहते हैं तब। जब किसी के कहे हुए पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों रखना होता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कवि लेखक है ना, या पुस्तक का नाम, ये गहरे उद्धरण के तो क्या होता है? कवि लेखक या पुस्तक का नाम गहरे उद्धरण के बीच लिखा जाता है। जैसे प्रेमचंद की पुस्तक गोदान मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। तो यहाँ पर जो नाम दिया है पुस्तक का गोदान, ये गोदान शब्द जो दिया है ये आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ये उद्धरण चिन्ह का सिंगल कोमा है ना। तो ये सिंगल कोमे में क्लोज कर दिया गया है गोदान शब्द को। तो पुस्तक का नाम और राइटर का नाम भी जैसे आपको बताया जाता है कि आप किस में लिखते हैं, जब कोई आपका वो लिखते हैं संदर्भ, संदर्भ में आपको बताया जाता है कि पुस्तक का नाम और राइटर का नेम आपको सिंगल कॉमे में बंद करना है, तो वहाँ पर आप उसका प्रयोग करते हैं। और डबल चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। महेश ने कहा अब मुझे जाना ही होगा। तो महेश ने कहा, महेश के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मुझे जाना ही होगा। तो ये वर्ड उसके खुद ही के वर्ड हैं और वो उनको डबल कॉमे में क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका उद्धरण चिन्ह हो गया है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे विस्मयादिबोधक आपका वो होता है, वाक्य होते हैं उसी तरीके से होते हैं। प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो चिन्ह लग रहा है वो है अरे। अरे के बाद जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादिबोधक होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? वाह कितना सुंदर उपवन है, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो यहाँ पर ये शब्द जो हैं इन्हीं के आगे उद्धरण इस तरीके से चिन्ह लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसको तो आप पहचान ही जाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह को, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं जिसको। अब नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ लगाते हैं? दो समान
या विपरीत शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समान, समान से जैसे जल्दी जल्दी, है ना, धीरे धीरे, ये हो जाते हैं समान शब्द। और जहाँ पे लिखा है सुख दुख, भाई बहन, रात दिन, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किस लिए करते हैं? दो समान या विपरीत शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह और भी होते हैं, जैसे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग किसी और निर्देश देने के लिए होता है। जैसे कि बाबा ने कहा हम काला धन देश में लाकर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये निर्देश दिया जा रहा है। जैसे कि भाषण देते समय मंत्री जी ने कहा कि हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, तो वो हमें निर्देश दे रहे हैं कि हमें भी स्वच्छता अभियान पर ध्यान देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह आपको बता ही दिया है, एक होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा होता है? जब हम किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, है ना, जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर के लिए हम ड बनाकर क्या बना देते हैं? जीरो बना देते हैं। तो डा आ और उसका शून्य बना दिया, वो कहलाता है आपका लाघव चिन्ह, है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश लिखना है तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊ बना दिया और जीरो लगा दिया, फिर प्र बना दिया और जीरो लगा दिया, वो हो जाता है आपका लाघव चिन्ह, शॉर्ट करके जिसमें आप लिख सकते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म, किसी की शॉर्ट फॉर्म होती है उसको फुल फॉर्म में बदलना होता है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए जो जीरो शब्द लगाया जाता है वो हो जाता है लाघव चिन्ह। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा ये चैप्टर। अब आप इसके बुक वर्क पर ध्यान देंगे और जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।